एक ऐसा प्रेमी जो अपने प्यार को पाने के लिए 3 मासूम महिलाओं की निर्मम हत्या कर देता है और आखिरकार वो ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है कि अपने प्यार जिसको वो पाना चाहता था उसकी भी हत्या करने के इरादे से आगे बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं इस साउथ के विलन के बारे में। वेलकम टू क्राइम माइंड्स। आज का केस है सिद्धालिंगप्पा पर। Police personnel were asked to review missing reports. पुलिस को मामला सुलझने की उम्मीद जगती नजर आ रही थी। The police came up with 1,116 missing reports in Karnataka. 8 जून 2022 कर्नाटका के मैसूर से लगभग 45 किलोमीटर दूर और बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है, मांड्या शहर। दोस्तों, इस शहर के बारे में आपको बता दूं कि इस शहर को शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। इसी के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है के बेताहल्ली। इसके अंतर्गत एक झील आती है, उस झील का नाम है बेबी झील। एक शख्स जो के बेताहल्ली का रहने वाला है, उसकी नजर इस नहर यानी कि बेबी नहर पर पड़ती है। वो देखता है कि कोई अनजान सी चीज पानी में तैरती हुई नजर आती है और किसी भी एक आम इंसान की तरह उसके अंदर भी एक उत्सुकता जागती है कि वो जाकर देखे कि आखिर ये चीज है क्या। जैसे ही वो नहर के करीब पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये जो तैरती हुई चीज उसके करीब आ रही थी ये कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान की लाश थी। इस लाश का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से ऊपर का हिस्सा गायब था। तो फिर ये इंसान और ज्यादा परेशान और पागल हो उठता है और ऐसे में आओ देखता है ना ताऊ और सीधा जाता है पुलिस स्टेशन। जब पुलिस बेबी नहर के पास आकर बॉडी को बरामद करती है तो यह पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये लाश किसकी है। ये तो पता चल जाता है कि ये लाश एक महिला की है और इस लाश का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से लेकर सिर तक का हिस्सा गायब था। इसी के चलते कुछ ही देर बीतती है। कुछ घंटों बाद अराकरे नाम का एक और गांव है जो बेबी झील से यानी बेबी नहर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अराकरी गांव से भी एक शिकायत आती है कि वहां पर भी ऐसी ही एक अधकटी लाश तैरती हुई पाई गई और इस झील का नाम था सीडीएस कैनाल या फिर सीडीएस नहर भी कह सकते हैं। और वहां पर भी पुलिस को एक ऐसी ही लाश मिलती है जिसका कमर से लेकर पैर तक का हिस्सा तो था लेकिन कमर से लेकर सिर तक का हिस्सा गायब था। दोस्तों, पुलिस के सामने एक चीज साफ हो चुकी थी कि हो ना हो इन दोनों महिलाओं का कातिल एक ही है। पुलिस को इन दोनों कत्ल में कई सारी समानताएं भी दिखी, जैसे कि दोनों ही लाशों को नहरों में फेंक दिया गया। दोनों लाशें महिलाओं की थी और दोनों लाशों का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से लेकर सर तक का हिस्सा गायब था। एक और गुत्थी यहाँ पे यह थी कि आसपास के किसी भी गांव से कोई गुमशुदगी की या किसी महिला के गायब होने की या कत्ल की कोई कंप्लेंट आई नहीं थी, जिसकी वजह से यह मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। साथ ही साथ जैसा आप जानते हैं ऊपरी हिस्सा गायब होने की वजह से लाश की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए पुलिस ने अपने बेहतरीन 45 अफसर चुने और 9 टीम्स का गठन किया। साथ ही साथ 2 तकनीकी टीम्स को भी चुना गया जिनका काम यह था कि राज्य भर में जितनी भी कंप्लेंट्स गुमशुदा महिलाओं की आई है उसमें से 20 से 25 साल की जो लड़कियां गायब हुई हैं उसकी जांच और पड़ताल करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये 20 और 25 साल का फिगर आया कहां से। तो मैं आपको बता दूं, जब ये अधकटे शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो वहां पर यह साफ हो गया कि ये महिलाओं की जो उम्र थी वो 20 से 25 साल के दरमियान की थी। अब इसी आधार पर पुलिस अपनी इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने लगी। उसने रिसेंटली गुमशुदा हुई लड़कियों की एक लिस्ट बनाई जिसमें लगभग 16 नाम थे और पुलिस इन्हीं 16 नाम पर फोकस करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन पुलिस के हाथ कोई खास सफलता मिल नहीं रही थी। हालांकि पुलिस ने इन 2 डेड बॉडीज से रिलेटेड 10,000 पर्चे छपवाकर आसपास के इलाकों में बांट भी दिए और ये कोशिश करी कि कहीं इन 16 महिलाओं की कोई भी डिटेल क्या इन 2 लाशों के साथ में मैच हुई। हफ्ते बीते, दिन भी बीत गए और साथ ही साथ इस बात को 2 महीने हो चुके थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस पर और ज्यादा दबाव बनाया जाने लगा।
लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सफलता नहीं लग रही थी। हालांकि आपको बता दूं कि पुलिस अपना काम बखूबी ईमानदारी के साथ कर रही थी, लेकिन फिर भी कोई सुराग ना होने के कारण पुलिस के भी हाथ बंधे हुए थे। फिर एक उम्मीद की किरण सामने नजर आती है। एक सब इंस्पेक्टर जो इस मामले में तहकीकात कर रहे थे, उनके पास कहीं से खबर आती है कि चामराजनगर नाम का एक शहर है जहां से रिसेंटली एक लड़की जिसका नाम गीता बताया जा रहा था, वो लापता हुई है। सब इंस्पेक्टर ने बिना किसी देरी किए चामराजनगर पर उस लड़की के घर पर विजिट किया, उसके माँ बाप से मुलाकात करी, उसके बारे में कुछ अहम बातें जानने की कोशिश करी और साथ ही साथ इस सब इंस्पेक्टर ने गीता की कुछ तस्वीरें देखी, जिसमें से एक तस्वीर ही काफी थी जो कि इस केस में एक अहम किरदार निभाने वाली थी। दरअसल दोस्तों, इस सब इंस्पेक्टर ने गीता की एक ऐसी ड्रेस में तस्वीर देखी जो ड्रेस इन दो लाशों में से एक लाश के साथ में मैच खाती थी और कहीं ना कहीं ये गुत्थी अब सुलझने वाली थी। हो ना हो पुलिस को ये बात साफ हो चली थी कि इन दो लाशों में से एक लाश गीता की ही है। लेकिन खुशी की बात यह थी कि पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि जिसके जरिए से इस हत्यारे तक पहुंचा जा सकता था। पुलिस ने घर वालों से और पूछताछ की और गीता का फोन नंबर ले लिया। जब लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला, मालूम यह हुआ कि गीता की लास्ट लोकेशन थी वही शुगर सिटी यानी मांड्या शहर। इसके बाद जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि एक व्यक्ति था जिससे गीता बार बार बात कर रही थी और इस व्यक्ति के बारे में आपको शुरुआत में बता चुका हूं। 35 साल का यह व्यक्ति जो उम्र में गीता से काफी बड़ा था, साथ ही साथ बैंगलोर का यह निवासी था और इसका नाम था सिद्धलिंगप्पा। यह बैंगलोर में ही एक कारखाने में काम किया करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। यह पहले से शादीशुदा भी था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में इसने गीता को पहचानने से ही मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स दिखाई कि ये देख, ये तेरा ही नंबर है और तू ही गीता से बार बार बात किया करता था, सख्ती से पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस के सामने ये फूट फूट कर रोता है और अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही गीता को मारा है। पुलिस ने जब सिद्धलिंगप्पा से पूछताछ शुरू की और ये पूछा कि क्यों उसने इतनी बेरहमी के साथ गीता का कत्ल कर दिया और उसकी बॉडी को आधा काट के नहर में बहा दिया, तो इसके जवाब में इसने जो जवाब दिया उसको सुनकर पुलिस आपकी और मेरी भी रूह कांप जाएगी। इस जवाब को जानने से पहले आइए फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल सिद्धलिंगप्पा गीता के कत्ल से ठीक 2 साल पहले एक लड़की से मिलता है। इस लड़की का नाम था चंद्रकला। ये लड़की रेड लाइट एरिया की एक प्रोस्टिट्यूट थी। सिद्धलिंगप्पा की आदत थी रेड लाइट एरिया में जाने की और वहीं इसकी मुलाकात हो जाती है चंद्रकला से। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि फिर एक दिन आता है जब चंद्रकला अपनी आप बीती सिद्धलिंगप्पा को बताती है और वो बयान करती है कि कैसे उसे इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेला गया, कैसे उसे मजबूर किया गया कि वो दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाए, जोर जबरदस्ती के साथ मार पीट कर। ये बात सुनकर उसका प्रेमी यानी सिद्धलिंगप्पा बौखला जाता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसी दिन कसम खाता है जब तक वो इन लोगों से बदला नहीं ले लेता जिन्होंने चंद्रकला को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेला है, वो चैन से नहीं बैठेगा। इसके बाद वो चंद्रकला के ऊपर दबाव बनाता है और फिर 7 नामों की एक लिस्ट तैयार करता है कि जिनकी वजह से चंद्रकला को जिस्म फरोशी के इस धंधे में आना पड़ा। उसमें पहला नाम था गीता का और उसके बाद में ये लिस्ट तैयार करके ये दोनों प्रेमी युगल यानी चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा मैसूर में एक किराए का घर लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। मैसूर शिफ्ट होने के बाद इन दोनों ने गीता की हर हरकत पर बारीक नजर बनाए रखी। वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, हर बात की इनको खबर थी और साथ ही उन्हें इस बात का भी पता था कि गीता जरूरतमंद है, उसकी आर्थिक स्थिति नाजुक है और वो नौकरी की तलाश में है। बस यही मौका था जिस पर सिद्धलिंगप्पा ने चौका मार दिया। उसने नौकरी का झांसा देकर गीता को अपने फ्लैट पर बुलाया।
अब चूंकि गीता ऑलरेडी चंद्रकला को जानती थी, इसलिए ज्यादा सवाल पूछे बिना वो फ्लैट पर आने के लिए, यानी इनके किराए के कमरे पर आने के लिए तैयार हो जाती है। बस यही मौका था, या ये कहें कि गीता की यही सबसे बड़ी गलती थी। वो इनके कमरे पर आती है और पीछे शिकारी शिकार के लिए तैयार था, यानी सिद्धलिंगप्पा। मौका पाकर वो गीता पर हमला कर देता है और उसका गला तब तक दबाता है जब तक गीता अपने प्राण नहीं त्याग देती। उसके बाद चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा के पास एक सवाल था कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वो सोचते हैं इतनी बड़ी लाश को ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल काम है। चंद्रकला एक आइडिया देती है, क्यों ना हम इस लाश को बीच से काट दें, ताकि जब दो हिस्सों में लाश बढ़ जाएगी तो ठिकाने लगाना आसान होगा। इस पर सिद्धलिंगप्पा खुश हुआ, उसे आइडिया बेहद पसंद आया। उन्होंने कमर से इस लाश को काट दिया और फिर बाइक पर बैठकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश शुरू कर दी। पहले राउंड में लाश का पहला हिस्सा लिया। सिद्धलिंगप्पा ने बाइक चलाई, पीछे बैठी चंद्रकला और बोरे में आधी लाश का एक हिस्सा बांधकर लाश को ठिकाने लगा दिया, और इसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी बाइक पर बैठकर लाश को ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि गीता का कत्ल 3 जून 2022 को किया गया था। जब पुलिस ने थोड़ी और सख्ती करी और दूसरी लाश के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, तो सिद्धलिंगप्पा ने यहां भी सब कुछ कबूल कर लिया और उसने कहा कि हाँ, एक और महिला का कत्ल भी उसी ने किया था। इस महिला का नाम था पार्वती, और ये महिला भी वो जो 7 लोगों की लिस्ट इन दोनों ने मिलकर बनाई थी, उसमें पार्वती का नाम भी शामिल था। पार्वती का कत्ल हुआ 30 मई 2022 को, यानी गीता के कत्ल के ठीक 4 दिन पहले। और इसके कत्ल की साजिश भी बिल्कुल सेम गीता के कत्ल की स्क्रिप्ट के ऊपर ही लिखी गई थी, क्योंकि इसको भी नौकरी का झांसा देकर मैसूर बुलाया गया और मौका देखकर इसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई और इसके भी गहने और आभूषण लूट लिए गए। साथ ही साथ इसके जिस्म के भी 2 टुकड़े किए गए और बाइक पर बैठकर एक के बाद एक दोनों टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया गया, या मैं कहूंगा उसी नहर में बहा दिया गया। जब पुलिस ने और ज्यादा सख्ती करना शुरू करी और उन 7 लिस्टों में से और नाम उगलवाने की कोशिश करी, तो सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को एक और बार चौंका दिया और उसने कहा कि गीता और पार्वती के पहले वो एक और महिला को भी मौत के घाट उतार चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2022 को पार्वती और गीता के अधकटे शरीरों की बरामदगी होती है 2 अलग अलग नहरों के किनारों से। उसके बाद अपने जुर्म को आगे कबूल करते हुए सिद्धलिंगप्पा पुलिस को बताता है कि उसने एक और महिला को मारा था, और वो थी उसकी पहली शिकार, जिसका नाम था कुमुदा। उसके पहले शिकार को उसने मई के महीने में बेंगलोर में बुलाकर मारा था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसने अपने दूसरे और तीसरे शिकार को मारा। दूसरे नंबर पे थी पार्वती, जिसे 30 मई 2022 को मैसूर में मौत के घाट उतार दिया गया। और तीसरे नंबर पे, जैसा आप जानते हैं, गीता, उसे 3 जून 2022 को नौकरी का झांसा देकर कमरे पर बुलाकर मैसूरू में मौत के घाट उतार दिया गया, और इन तीनों के लाशों के 2-2 टुकड़े करके अलग अलग तरीके से उन्हें ठिकाने लगा दिया गया। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रकला के साथ मिलकर इसने 7 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें से 3 को ये मौत के घाट उतार चुके थे। अब अगली जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसको देखकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस 7 लोगों की लिस्ट में एक 8वां नाम भी शामिल हो चुका था। एंड सरप्राइजिंगली इसके बारे में चंद्रकला को भी पता नहीं था। जब पुलिस ज्यादा सख्ती करती है तो इसके बाद ये अपराधी यानी कि सिद्धलिंगप्पा कबूल करता है कि ये 8वां नाम किसी और का नहीं, ये वो नाम था जिसके बारे में चंद्रकला को भी पता नहीं था, क्योंकि ये नाम खुद उसकी प्रेमिका चंद्रकला का ही था। देखा, मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप अन्य लोगों की मृत्यु कर रहे हैं, जिस इंसान से आप प्यार करते थे, जिस इंसान को जिन लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दिया, आप उन्हें मारने चले थे, अचानक से आप अपनी प्रेमिका का शिकार करने के लिए उतारू कैसे हो सकते हैं?
इसके जवाब में सिद्धलिंगप्पा पुलिस को सब कुछ साफ साफ बताता है कि उसे इस बात का डर था कि उसके इस काले कारनामों के बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति इस बारे में जानता था, वो थी उसकी पार्टनर यानी चंद्रकला। अगर किसी दिन गलती से चंद्रकला पुलिस के हत्थे चढ़ जाती तो वो सब कुछ कबूल कर देती और फिर क्या होता, फिर पुलिस इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती। इस बात का सिद्धलिंगप्पा को डर था और इसीलिए चंद्रकला को बिना बताए 8वें नंबर पे उसका खुद का यानी चंद्रकला का नाम था। इसके बाद में पुलिस दोनों को यानी चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा को गिरफ्तार कर लेती है। इन पर मुकदमा अभी भी चल रहा है और अब इन पर फैसला कब आता है ये कुछ नहीं पता। फिलहाल ये दोनों सलाखों के पीछे हैं। खैर दोस्तों, पुलिस की खोजबीन इस केस के मामले में अब तक जारी है और साथ ही साथ कोर्ट का फैसला वो आना भी बाकी है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर पुलिस सिद्धलिंगप्पा को सही वक्त पर ना पकड़ती तो वो अपनी प्रेमिका यानी चंद्रकला का भी मर्डर कर देता और साथ ही साथ न जाने कितने और व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देता। हमें पुलिस का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते सूझबूझ के साथ छानबीन करके इन दोनों अपराधियों को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया। खैर, आपके लिए एक छोटा सा सुझाव है कि जब भी किसी से प्रेम करें तो इतना अंधे ना हो जाएं कि वो प्रेम आपको एक मुजरिम बना दे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।